बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी आर्मी क्लास में, जहाँ की GK GS की डेली टेस्ट सीरीज़ चलाई जाती है। और फ्रेंड्स, इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपका GK GS से जो भी आर्मी में सवाल पूछे जाएंगे आप लगभग सारे सवाल बना के आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कंडीशन है कि आपको नियमितता रखनी होगी, क्लास की वीडियो डेली देखनी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको डेली देता हूँ वीडियो, जो भी है। जब तक हम लोग ऑफलाइन हैं तब तक मैं वीडियो डेली देता हूँ। जब से ऑनलाइन हो जाएंगे तब से फिर स्टार्ट होगा हमारा 100 क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे क्लास का आज पहला सवाल क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात और, जो भी लोग कल सवाल जो मैंने पूछा था उनके आंसर दिए हैं, उनके नाम मैं बोलने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो सभी लोग दिल थाम के बैठिए और सुनिए कि क्या क्या सवाल है आज के क्लास में। तो फ्रेंड्स, हमारे क्लास का जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है। मैं टाइमर नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, जो भी लोग क्लास में रेगुलर होंगे उनके लिए आंसर इजी होगा, और जो लोग नए होंगे उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, क्योंकि वो लोग पहले इसका आंसर कर चुके हैं, यानी कि पहली वीडियो में मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स, यही लाफिंग गैस होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारा लाफिंग गैस के तौर पे जाना जाता है। यानी कि इसका अगर सूत्र पूछे आपसे तो आप कहेंगे N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं। और इसी का उपयोग, यानी कि नाइट्रस गैस का उपयोग डॉक्टर डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो, यानी कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो दांतों को उखाड़ने के लिए इसी लाफिंग गैस का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता है और वो दांत उखाड़ भी लेते हैं। यही होता है लाफिंग गैस का, यही एक यूज़ है। और अगर इस लाफिंग गैस को कहीं किसी के पास अगर स्प्रे कर देते हैं तो वो व्यक्ति बगैर मतलब का हंसते रहेगा। इसी वजह से इस गैस को लाफिंग गैस नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए पिक्सल वाले रंग प्रिंट, या फिर ऑप्शन नंबर बी पिक्सल के बिना रंग प्रिंट, या फिर ऑप्शन सी श्वेत श्याम प्रिंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। फिर जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये सवाल ये प्रिंटर से है, आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल प्रिंटर से है। आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये आपका टाइमर समाप्ति पे है और समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि दिया गया है श्वेत श्याम प्रिंट। इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, जब प्रिंटर की बात हो रही है तो प्रिंटर में आपको ध्यान में रखना है, जहाँ तक कि मुझे ध्यान में है, मैं आपको 2-3 जो टाइप है मैं बतलाता हूँ कि प्रिंटर जो होते हैं वो लेज़र प्रिंटर भी होता है, इंकजेट प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। तो फ्रेंड्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो यूज़ होता है उसका उपयोग रेलवे में किया जाता है। जैसे कि आप जब टिकट कटवाने जाते हो तो आप देखे होंगे कि जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो सारे डॉट डॉट में लिखी हुई होती हैं, यानी कि जैसे हम पेन से लिखते हैं या फिर कंप्यूटर पे लिखते हैं उस तरह से पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं रहता है, उस पर डॉट डॉट के थ्रू उसमें लिखा हुआ रहता है। इसको ध्यान में रखना है। और लेज़र प्रिंटर, फ्रेंड्स, ये जो लेज़र प्रिंटर है ये अच्छे क्वालिटी का जो हमें प्रिंट यानी कि जो अगर कुछ भी हमें अच्छा सा प्रिंट निकालना है तो उसके लिए लेज़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो मैंने बता दिया, लेज़र प्रिंटर। और फिर इंकजेट प्रिंटर फ्रेंड्स, इसमें इंक का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। और वो प्रिंटर यानी कि इंकजेट प्रिंटर वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी आपको प्रिंटर की अच्छी नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी क्लियर ठीक से दिखता नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सबसे क्लियर किसका होता है? लेज़र प्रिंटर का, ध्यान में रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला और ये थर्ड सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? आपको बतलाना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हीट देने से वो विटामिन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, या फिर ऑप्शन बी विटामिन
सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड के समय है, जल्दी से सोचिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स डेली अटेंडेंस के तौर पे सभी लोग जय हिंद ज़रूर कहेंगे कमेंट करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये जो सी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, यहीं पे हमारा यही राइट आंसर होगा। यानी कि विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको अगर आप हीट देते हो, यानी कि जब उसे आप गर्म करते हो तो वो विटामिन यानी कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपको विटामिन सी लेना है तो वो आपको डायरेक्टली लेना होता है। आप अगर उसको गर्म करके लेते हो, पानी में रख के और उसको गर्म करते हो, तो वो एक तरह से उसका वो विटामिन का जो क्वालिटी होता है, यानी कि विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, आपको नहीं मिल पाता है विटामिन सी। इसको ध्यान में रखेंगे। और फिर जब विटामिन सी की बात हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन सी की कमी से हमें अस्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों से खून आना, यही विटामिन सी की कमी से होता है। और फ्रेंड्स ये एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है विटामिन ए, तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से जो है ये रतौंधी रोग होता है। आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, आपको ध्यान में रखना है, जिसे कि इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, क्योंकि बाकी विटामिन तो आप जान ही रहे हैं तो फालतू का वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आधुनिक चर्म उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। आपको बतलाना है ऑप्शन नंबर ए निकेल या फिर ऑप्शन नंबर बी जस्ता या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम या फिर ऑप्शन नंबर डी सीसा। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। सवाल है, आधुनिक चर्म उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक चर्म उद्योग में, चर्म उद्योग मतलब चमड़े के उद्योग में, अभी आधुनिक ज़माने में अभी कौन सा मॉडर्न एज चल रहा है, तो इस मॉडर्न एज में जब चमड़ा का जो उद्योग चल रहा है उसमें क्रोमियम एक विषैला धातु के रूप में जाना जाता है या उपयोग में लाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, यानी कि अधिक ऊंचाई पर जाने से मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। आकार बढ़ जाता है या फिर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है या फिर आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी आरबीसी की संख्या घट जाती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको कमेंट करके बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बतलाना है और आप कहीं से भी बतला सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, यानी कि कौन है जिसका उपयोग, ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका उपयोग, तत्व है जिसका उपयोग यहाँ पे चर्म उपचार में यानी कि चमड़े के उपचार में किया जाता है, यानी कि स्किन से संबंधित जो रोग होता है उसके उपचार में यानी इलाज में किया जाता है। किसका, रेडियो सीसा का या फिर रेडियो कोबाल्ट का या फिर ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस का या फिर ऑप्शन नंबर डी रेडियो आयोडीन का। फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका टाइमर समाप्त हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो फास्फोरस, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 17 या फिर ऑप्शन नंबर बी 12 या फिर ऑप्शन नंबर सी 8 होती है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल है, बताएं जल्दी से। तो आपका टाइमर समाप्त होगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान में रखना है सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और ये इसका संकेत Na होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। और जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 8, ये 8 जो है इसका ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। और फ्रेंड्स जो 17 दिया गया है उसकी 17 जो है क्लोरीन की परमाणु संख्या है। इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 17 होती है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या फ्रेंड्स
8 होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किसी कार्यशील महिला को प्रत्येक दिन कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होनी होती है, यानी कि कितना ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर बी 45 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर सी 95 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 80 ग्राम। फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कार्यशील महिला का, यानी कि कार्यशील महिला मतलब वैसी महिला जो कामकाजी महिला है, यानी कि घर का कामकाज करती रहती है। ऐसी महिला नहीं जो बैठी हुई रहती है, खाना खाती है और फिर बैठ जाती है, ऐसी महिला की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 45 ग्राम, यानी ऑप्शन के संदर्भ में कहें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र को, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोशिका को, या फिर ऑप्शन नंबर सी हृदय को, या फिर ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क को। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फ्रेंड्स जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स कल की बातों के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा मेरा दिल दुख गया था, क्या करें। अब मेहनत करते हैं हम इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए। आपको इस वीडियो में साउंड बकवास इधर उधर का कुछ नहीं जाए, यहाँ तक कि पंखा भी हम नहीं चलाते हैं। जहाँ पे जिस रूम में हम हैं बैठे हुए, इस रूम में पंखा तक नहीं चलाते हैं, ताकि इसमें फालतू साउंड ना जाए। और एक आप लोग हो कि थोड़ा ऐसा नहीं कीजिए, कोऑपरेट कीजिए थोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ये कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कोशिका को जीव की, यानी जीव किसी भी मनुष्य के जीव की या फिर जंतु के जीव की, जंतु की ही मान लीजिए, जंतु में जीव भी आ गया, यानी मनुष्य भी आ गया और जानवर भी। तो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये कोशिका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स हृदय की बात करें तो हमारा सबसे शरीर का जो व्यस्त अंग है वो हृदय कहलाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है, आपको बतलाना होगा हृदय, और यही हमारा राइट आंसर होगा उस समय। और फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ पे, फ्रेंड्स मस्तिष्क दिया गया है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के बारे में कहें कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल ऊतक का बना होता है मस्तिष्क हमारा। और इसमें मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये एवरेज वजन है 1350 से 1400 ग्राम। आपको ध्यान में रखना है, मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। और फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर की, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे कहे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग कौन है, फ्रेंड्स सुनिए सवाल को समझिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग कौन है, तो कोशिकांग पूछेगा तो हमारा त्वचा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, कोशिकांग पूछेगा तो आप त्वचा कहेंगे, और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और फ्रेंड्स ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसी के माध्यम से हमारे ब्रेन को किसी भी बात की, जो हमारे शरीर में कोई भी एक्टिविटी होती है, या फिर हमारे पैर में या शरीर में कहीं भी कुछ काट लेता है, तो वो सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है, यही तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। आपको बतलाना है कि जो लाइट वेट वर्क करते हैं ये पुरुष लोग, यानी कि मेल, उसके लिए प्रत्येक दिन कितने कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए 2000 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2100 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3000 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2500 कैलोरी। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। और फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम लोग जल्दी से लाइव क्लास में आ सकें। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 2000 कैलोरी, यही 2000 कैलोरी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो भी पुरुष लाइट वेट काम करता है, यानी कि जो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का काम करता है, उसके लिए 2000 कैलोरी काफ़ी होती है ऊर्जा, उसके लिए इतना पर्याप्त है। और फ्रेंड्स नीचे जो दिया गया है 2100 कैलोरी, ये 2100 कैलोरी ये महिलाओं के लिए है। पुरुष की बात तो मैंने कर दी कि 2000 कैलोरी पुरुष के लिए और 2100 कैलोरी महिला के लिए, जो महिला लाइट वेट काम करती है, यानी कि हल्का फुल्का काम करती है, जो हल्का फुल्का काम करती है उसके लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन ज़रूरी होती है। इसको ध्यान में रखेंगे। मित्रों हमारा अगला सवाल है,
टिटनेस बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिमाग को, या फिर ऑप्शन सी हाथ को, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंखों को। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और फ्रेंड्स सभी लोग, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप ही लोग के लाइक और सब्सक्राइब से और भी लोग इस क्लास से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा और अच्छी और बेहतरीन तरीके से मैं आपके बीच वीडियो को प्रेजेंट करने का काम करूँगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि टिटनेस रोग हमारे किस अंग को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तंत्रिका तंत्र जो दिया गया है इसको ध्यान में रखेंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स टिटनेस जो होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है? फ्रेंड्स सबसे पहले ये कि जो टिटनेस रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ना कि विषाणु के कारण। आपको ध्यान में रखना है कि टिटनेस रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम अगर आपसे पूछ दे कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। आपको ध्यान में रखना है कि टिटनेस रोग जो होता है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक ये जीवाणु से होता है। आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि टिटनेस रोग तंत्रिका तंत्र को यानी कि न्यूरॉन सेल को प्रभावित करता है, और दूसरा ये कि ये किस जीवाणु से होता है, तो ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के जीवाणु, टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग वाले ये ऑफलाइन क्लास में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा और ये ज़रूर पूछूंगा। देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण किस बीमारी का उपचार का एक प्रणाली है? आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए चेचक का, या फिर ऑप्शन बी खसरा का, या फिर ऑप्शन सी एड्स का, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंगू का, यानी कि यहाँ पे जो डी दिया गया है इसमें आपको ध्यान में रखना है, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका डेंगू का। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका टाइम समाप्त हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एड्स। एलिसा परीक्षण जो है ये एड्स अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं है उस चीज़ को चेक करने के लिए इसी एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट किया जाता है कि वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है कि नहीं। इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर कोई पूछे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बतलाएंगे अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपसे फुल फॉर्म के तौर पे पूछा जा सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स इसको आगे सवाल हम देखने से पहले इसको जान लें कि ये जो एड्स होता है ये कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये असुरक्षित यौन संबंध से होता है। आपको ध्यान में रखना है कि एड्स जो रोग है वो असुरक्षित यौन संबंध से होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले एक सवाल और मेरे दिमाग में अभी आया कि ये जो एड्स है ये किससे होता है? तो ये होता है HIV वायरस से। आपको ध्यान में रखना है कि एड्स HIV वायरस से होता है, और एड्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बतलाया कि क्या होता है। और देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, त्वचा में सूजन हो जाना किस बीमारी को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए रेबीज को, या फिर ऑप्शन नंबर बी हर्पीज को, या फिर ऑप्शन सी छोटी माता को, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेचक को। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है। टाइम आउट फ्रेंड्स, आपका टाइम आउट हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्पीज। त्वचा में सूजन हो जाना हर्पीज रोग को दर्शाता है। आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स चेचक जो दिया गया है, चेचक फ्रेंड्स वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। और ये जो चेचक है इससे पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, यानी कि पूरे शरीर में जो होता है वो चिट्टियाँ पड़ जाती हैं, लाल लाल दाने निकल आते हैं बाहर, जिससे कि कुछ लोग छोटी माता या मीना माता कैसे कैसे क्या क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये चेचक आपको ध्यान में रखना है वेरियोला वायरस के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग में ट्रैकोमा बीमारी होता है? ऑप्शन नंबर ए आंखों में, या फिर ऑप्शन बी पैरों में, या फिर ऑप्शन सी लीवर में, या फिर ऑप्शन डी यकृत में। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया। आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए
आँखों में। ये जो ट्रैकोमा रोग है ये आँखों में होने वाला रोग है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। ट्रैकोमा आँखों में होने वाला रोग है। और फ्रेंड्स जो पैर की बात आई है तो आपको ध्यान में रखना है, पैर का जो तलवा होता है, ये तलवे में सबसे मोटी चमड़ी होती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे मोटी चमड़ी होती है, यानी कि सबसे मोटा स्किन होता है, तो आप कहेंगे पैर के तलवे वाले भाग में। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख संबंधी, या फिर ऑप्शन बी ऋग्वेद संबंधी, या फिर ऑप्शन सी वेदों संबंधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म संबंधी। फ्रेंड्स जल्दी से इसे आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो गाइस आपका टाइम समाप्त हुआ। यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शिलालेख संबंधी अध्ययन। एपिग्राफी जो है शिलालेख संबंधी अध्ययन है, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हो सकता है कि कुछ लोग को शिलालेख समझ में ना आए, तो मैं आपको बता दूं कि शिलालेख होता है पत्थर पे जो लेख लिखना। जैसे कि पहले के जो राजा थे, जैसे कि अशोक को मान लीजिए, तो अशोक के 13 से 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो उनमें बहुत सारी बातें हैं जो अशोक ने लिखवाई थी, जो कि हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के क्षेत्र में। तो शिलालेख मतलब आप समझिए सीधे सीधे कि पत्थर पे किसी बातों को लिखा जाना, यानी कि शिलाओं पर, पत्थर पर यानी शिलाओं पर किसी भी बातों को या अपनी धारणाओं को लिख देना ही शिलालेख कहलाता है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए, छोटी सी बात, जब आप किसी भी मंदिर का निर्माण करवाते हो तो एक लिखवाते हो, जैसे कि इसके निर्माता ये हुए, इसके पापा जी ये थे, वो थे, मतलब बहुत सारी बातें जो आप लिखवाते हो उसमें, वही शिलालेख कहलाता है, और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एरोनॉटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हवा का, या फिर ऑप्शन बी वायुयान का, या फिर ऑप्शन सी जहाज का, या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्री जहाज का। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। एरोनॉटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा वायुयान का। आपको ध्यान में रखना है कि एरोनॉटिक्स के अंतर्गत वायुयान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, वायुयान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए नीले रंग का, या फिर ऑप्शन बी नारंगी रंग का, या फिर ऑप्शन सी लाल रंग का, या फिर ऑप्शन नंबर डी काले रंग का। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। आपका जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी नारंगी रंग का। फ्रेंड्स वायुयान का जो ब्लैक बॉक्स होता है, मैं सोच ही रहा था कि बहुत सारे लोग ब्लैक बॉक्स का मतलब ब्लैक ही कहेंगे, तो मुझे लग रहा है ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ये नारंगी रंग का होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का होता है। और फ्रेंड्स इस जो ब्लैक बॉक्स की बात की गई है, ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, अगर कोई ऐसा पूछे तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये सूचनाओं का संग्रह करने का काम करता है। अगर कोई वायुयान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे पहले, वायुयान क्षतिग्रस्त होने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, वो सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का काम करता है। एक तरह से रिकॉर्डर होता है ये ब्लैक बॉक्स। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, टीएनजी का पूरा रूप क्या होता है, यानी कि टीएनजी का फुल फॉर्म आपको बतलाना है कि क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर ऑप्शन बी ट्राई नाइट्रोगैलियम, या फिर ऑप्शन सी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास बस 8 सेकंड बचे हैं। 7 5 3 2 और 1 टाइम आउट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यही हमारा राइट आंसर होगा। टीएनजी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इसमें कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है, टीएनजी का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए बढ़ते हैं हमने अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया और कब? ऑप्शन नंबर ए 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने, या फिर ऑप्शन बी 1950 में आइंस्टीन ने, या फिर ऑप्शन सी 1785 में आइंस्टीन ने, या फिर ऑप्शन डी 1920 में जेम्स चैडविक ने। फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको 10 सेकंड टाइम दिया गया है। जल्दी से आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको बतलाना कि डायनामाइट का आविष्कार किसने और कब किया।
तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने, सॉरी अल्फ्रेड नोबेल नहीं होगा, हाँ अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था डायनामाइट का 1867 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ये जो डायनामाइट होता है इसके निर्माण में पहले इसका नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता था, जबकि वर्तमान समय में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे दोनों बातों को। डायनामाइट में पहले नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता था, जबकि वर्तमान समय में सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शुष्क बर्फ को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैसीय अवस्था, या फिर ऑप्शन बी द्रव अवस्था, या फिर ऑप्शन सी ठोस अवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शुष्क बर्फ यानी कि ठोस बर्फ जब गर्म किया जाता है तो वह किस अवस्था में बदल जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं और 10 सेकंड जो कि आपका टाइम समाप्त हो चुका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर ए गैसीय अवस्था में। फ्रेंड्स जब शुष्क बर्फ को जब आप गर्म करते हो, हीट देते हो, तो वो द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन बी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन सी जिप्सम, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरिया। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स एक आज मैं आप लोग को नंबर देने वाला हूँ जिससे सभी लोग जुड़ जाएंगे, और कोई भी मैसेज जो होगा क्लास से संबंधित या फिर कोई भी बातें जो ज़रूरी होंगी मैं उस टेलीग्राम लिंक पे आपको शेयर करने का काम करूँगा, और सभी लोग उससे जुड़ जाएंगे जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर है, जिप्सम। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, और ये ज़्यादातर जो है जो धान की खेती जहाँ होती है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स यूरिया की बात करें, ऑप्शन नंबर डी में जो यूरिया दे रखा है, फ्रेंड्स यूरिया में जो है यूरिया हम लोग खेत में क्यों देते हैं? ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम खेत में यूरिया का उपयोग करते हैं। और फ्रेंड्स यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अगर आपसे पूछ दिया जाए, और पूछा ही जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। और फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है ऑप्शन नंबर ए में जो नाइट्रोजन दिया गया है उस नाइट्रोजन की बात करें तो आप जो कुरकुरे या फिर लेज जो भी लोग खाते होंगे, यानी कि फास्ट फूड की बात करें तो फास्ट फूड जो होता है जो पैकेट में पैक होता है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कि उसमें जो आप कहते हैं कि हवा भरा हुआ है तो वो हवा वो उसके लिए ज़रूरी है उस फूड के लिए, इसीलिए उसमें डाला जाता है फूड को सेफ रहने के लिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया होगा। आपको ये चारों ऑप्शन ध्यान में रखना है क्योंकि मैं मॉर्निंग वाले क्लास में इन चारों ऑप्शन को पूछूंगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल में, या फिर ऑप्शन बी कैरोसिन तेल में, या फिर ऑप्शन सी पेट्रोल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुएं में। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो चुका है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो केरोसिन तेल में है, केरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन गैस, या फिर ऑप्शन बी फ्लोरीन गैस, या फिर ऑप्शन सी नियोन गैस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन गैस। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो टाइम आपका समाप्त हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है क्लोरीन गैस, यही फूलों का रंग उड़ा देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है नाइट्रोजन गैस की बात करें तो एक बात और आप जान लीजिए, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो कृत्रिम वीर्य होता है, जिससे कि मवेशियों को जो कृत्रिम रूप से गर्भ धारण कराने के लिए जो आप देखते हो कि डॉक्टर लोग करते हैं, तो वो जो वीर्य होता है इसको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कृत्रिम वीर्य को कहाँ रखा जाता है, तो वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल।
फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से क्या सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन सी विटामिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम अप हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है विटामिन, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट हम जितने भी भोजन करते हैं, जैसे कि जितने भी, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, या फिर हाँ जितने भी मोटे अनाज हैं, इन सारे मोटे अनाजों का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और उसी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन सी यूरिया, या फिर ऑप्शन डी मिथाइल। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, और ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग को जल्दी से करना है कि क्या होगा। 10 सेकेंड आपके पास समय है। टाइम आउट। फ्रेंड्स टाइम आउट। आपका जो आंसर होगा इसका, ये होगा ऑप्शन नंबर सी यूरिया। फ्रेंड्स यूरिया ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जो कि इसका लैब में इसको बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है नाइट्रोजन यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, अपने आप में ये एक क्वेश्चन है, इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुष्पों का, या फिर ऑप्शन बी पंछियों का, या फिर ऑप्शन सी कीटों का, या फिर ऑप्शन डी वृक्षों एवं झाड़ियों का। फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। 10 सेकंड का समय है आपके पास। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंछियों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पंछियों का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स हमारा क्लास बस यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी अटेंडेंस ज़रूर देंगे जय हिंद कह करके, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर